हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग हमारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 है, जो कि हमने स्पेशली महाट्रांसको के लिए लाई है, असिस्टेंट इंजीनियर एज वेल एज जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन के लिए। साथ साथ ये सेशन जो है आपके हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशन में काम में आएगा, जहाँ पे आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपको इस सेशन को कंप्लीट एंड तक देखना है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर एज अ 1/2 दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंस भी आता है। क्वेश्चन में आपको पढ़ देता हूँ। अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohms एंड रिएक्टेंस ऑफ 1 ohms। तो हमें यहाँ पे कंडक्टेंस फाइंड आउट करना था। कंडक्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जी से। ओके, तो अभी हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। अगर आपके पास रिएक्टेंस नहीं रहता तो आप सिंपली 1/2, दैट इज इसका कंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला है आपके पास? 1/रेजिस्टेंस। ठीक है, इनवर्सली कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, तो उसी तरीके से आप इसको 1/2 करके इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे। बट यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंस इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यहाँ पे आ जाता है इम्पिडेंस, जिसको हम लोग लिखते हैं Z = R ± JX। ओके, अगर हम लोग इसको रैशनलाइज करते हैं या फिर अगर हम लोग इसको एडमिटेंस के फॉर्म में लिखते हैं तो एडमिटेंस क्या हो जाएगा? Y = 1/Z विच विल बी इक्वल्स टू 1/R ± JX। ठीक है, तो अगर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो विल गेट y = R/Z² प्लस, ये काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से +-JX/Z²। करेक्ट। तो ये जो हो गया, हम लोग y को कैसे लिखते हैं? y = G ± JB। ओके, so here G is the conductance and B is the susceptance. Okay, so we have to find out the conductance. तो G will be equals to R/Z² will be equals to रेजिस्टेंस कितना है? 2, और Z² को हम लोग क्या लिखते हैं? R² + X²। ओके, तो R कितना है? 2² + 1² दैट इज 2/5 विल बी आवर कंडक्टेंस। उसका यूनिट क्या है? मो। उसको हम लोग उल्टा ओम्स के भी यूनिट में लिखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी सिंपल सा आंसर था इसका, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल सा था। और सबसे पहले हमें इसका करेक्ट आंसर दिया, उनका नाम है हरिकेश और शुभम खंडारे। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया। देखिए, ध्यान में रखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये मैंने डेलिबरेटली जानबूझ के क्वेश्चन आपके लिए डाला है कि मैं ऑब्जर्व कर सकूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आप उसको मार्क करते हैं। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ध्यान से आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने रहते हैं क्वेश्चन। एक मार्क से आपको सिलेक्शन रुक सकता है नहीं तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन ओपैम्प डिफरेंशिएटर सर्किट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशिएटर सर्किट क्या रहता है हमारा? मोर ससेप्टेबल टू द लोअर फ्रीक्वेंसी, मोर ससेप्टेबल टू द हायर फ्रीक्वेंसी, नॉट ससेप्टेबल टू द नॉइज, और इक्वली अफेक्टेड बाय द नॉइज एट अ हायर लो एंड हाई फ्रीक्वेंसीज। ध्यान में रखिएगा, इनपुट इम्पीडेंस हमारा डिसाइड करते हैं नॉइज ससेप्टेबिलिटी सर्किट की। ओके, और इनपुट इम्पीडेंस हम लोग किससे गिवन करते हैं? उसका फॉर्मूला है VI/II विल बी इक्वल्स टू ZI। ओके, और डिफरेंशिएटर का सर्किट कैसा है मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हो गया यहाँ पे हमारा कैपेसिटेंस, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स। यहाँ पे हमारा मिल गया आउटपुट हमें। ओके, और यहाँ पे एक इसका रजिस्टर, फीडबैक रजिस्टर। ठीक है, जिसको हम लोग RF भी करते हैं। और ये हो गया इसका करंट IF हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कैपेसिटेंस, और यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो होगा हमारा? I_in। यहाँ पे हमने दिया V इनपुट, यहाँ पे हमारा ग्राउंड आ गया। ठीक है, दो टर्मिनल्स के बीच में हमारा वोल्टेज हम लोग इनपुट दिए। ये है आपका डिफरेंशिएटर का सर्किट। तो इस केस में जो है हमारा जो इनपुट इम्पिडेंस है, ओके, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? VI/II इम्पिडेंस के लिए तो हो जाएगा हमारा 1/ωc। ठीक है, तो आप ओमेगा से ध्यान में देख सकते हो, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग इससे रिलेट करके देखेंगे तो अगर हमारा फ्रीक्वेंसी लो है तो हमारा जो इनपुट इम्पिडेंस है तो वह हाई हो जाएगा। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी हाई है तो हमारा इनपुट इम्पिडेंस लो हो जाएगा। ठीक है, वाइस वर्सा है। तो इसीलिए ध्यान में रखना होगा, अगर हम लोग हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो सर्किट का जो सेंसिटिविटी है मतलब नॉइज़ के लिए वो भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स with the increase in the frequency circuit sensitivity to the noise increases। सर्किट की जो सेंसिटिविटी होती है नॉइज के रिगार्डिंग वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एन ओपैम्प डिफरेंशिएटर सर्किट इज मोर ससेप्टेबल टू द नॉइज एट अ हायर फ्रीक्वेंसीज। अगर हमारे हायर फ्रीक्वेंसीज होते हैं उसका नॉइज ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी विल डैश। डोप सेमीकंडक्टर, डोपिंग करना मतलब क्या होता है? एडिंग इम्प्योरिटीज।
करेक्ट। डोपिंग करना मतलब होता है एडिंग इम्प्योरिटीज टू अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम लोग सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग अगर डोपिंग करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, सिलिकॉन के अंदर अगर हम लोग कुछ डोपिंग ऐड करते हैं तो उसमें उसका कंडक्टिविटी का क्या फ़र्क होता है, ये भी आपको मैंने काफ़ी बार बताया था। बट यहाँ पे हमें पूछा गया अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर जो है ये होता है NTC विच इज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होता है तो हमारा कंडक्टिविटी क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस, तो हमारा जो कंडक्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। दैट मीन्स अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका कंडक्टिविटी भी बढ़ता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ध्यान में रखिएगा। NTC वर्सेस PTC के सेशन में मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर की है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उसको जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, which one is increased when the negative feedback voltage is applied to an amplifier? इस चारों ऑप्शंस में से क्या इंक्रीज होता है जब हम लोग नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं एम्पलीफायर को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस केस में हमारा इंक्रीज होता है इनपुट इम्पिडेंस, ध्यान में रखिएगा। फीडबैक इज द प्रोसेस बाय विच अ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट सिग्नल, ये अगर हमारा सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कुछ आउटपुट मिल रहा है हमें और यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं इनपुट, ठीक है। तो अगर हम लोग आउटपुट का कुछ सिग्नल इनपुट में प्रोवाइड कर रहे होंगे तो उसको हम लोग कहते हैं फीडबैक, ओके। और वो एक तो इधर वोल्टेज रह सकता है या फिर करंट रह सकता है, किसी भी सिग्नल में वो रह सकता है, ठीक है। और फीडबैक जो है ना, ओवरऑल वोल्टेज जो गेन रहता है हमारे सिस्टम का वो रिड्यूस करता है। दैट मीन्स हमारा वोल्टेज गेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से ध्यान में रखने वाला। और नेगेटिव फीडबैक ऑल्सो हैज़ इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग डिस्टॉर्शन, नॉइज एंड सेंसिटिविटी। ये तीन चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। और ये इम्प्रूव करते हैं हमारी सिस्टम बैंडविड्थ को, ठीक है। हमारी सिस्टम की बैंडविड्थ ये हमारी इम्प्रूव हो जाती है, ध्यान में रखिएगा। ये दो चीज़ें इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके इफेक्ट है इंक्रीजिंग द अप्लाइंग द नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज, ओके। और ये इंक्रीज करता है हमारा इनपुट इम्पिडेंस और हमारा आउटपुट इम्पिडेंस जो है हमारा डिक्रीज करता है। ध्यान में रखिएगा, इसमें नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज में हमारा इनपुट इम्पिडेंस जो है वो हमारा इंक्रीज होता है और आउटपुट इम्पिडेंस जो है हमारा वो हमारा डिक्रीज होता है, ओके। ध्यान में रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट इसके कंसेप्ट से, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ सो दैट आप एग्जामिनेशन में इसको भूल ना सको, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनपुट इम्पिडेंस। व्हेन द नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज इज अप्लाइड टू एम्पलीफायर, इनपुट इम्पिडेंस विल इंक्रीज, ध्यान में रखिएगा। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Choose the characteristics which are not related to the ideal amplifier, okay। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, ठीक है। नॉट रिलेटेड टू यहाँ पे पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान में रख लेते, इट डजेंट हैव अ लो CMRR, ठीक है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो भी हम लोग इसको कहते हैं। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट कर देता हूँ। उसका जो इनपुट इम्पिडेंस रहता है वो हमारा रहता है इन्फिनिटी, ओके। आउटपुट इम्पिडेंस जो रहता है वो रहता है हमारा 0, ओके। वोल्टेज गेन जो रहता है हमारा वो रहता है हमारा इन्फिनिटी। और कॉमन मोड वोल्टेज गेन रहता है, वोल्टेज गेन वो रहता है हमारा 0, ओके। और हमारे पास आउटपुट में 0 रहेगा जब हमारे इनपुट जो सेम वोल्टेज पर रहेंगे, दैट मीन्स 0 ऑफसेट वोल्टेज पे। और हमारा आउटपुट जो है हम लोग इंस्टेंटेनियसली चेंज कर सकते हैं, ओके। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी। और बायसिंग करंट का ये पर्पस हम उसमें क्या रहता है कि हम लोग आइडियल एम्पलीफायर के जो बिहेवियर रहता है उसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो हम लोग दैट मीन्स हम लोग बायसिंग करंट क्यों देते हैं, सो दैट हम लोग आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कैरेक्टरिस्टिक्स को अचीव कर पाए, जैसे कि हाई CMRR, ओके। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी क्या है, हाई डिफरेंशियल गेन, ओके। एंड हाई इनपुट इम्पिडेंस, ध्यान में रखिएगा, हाई इनपुट इम्पिडेंस, ये हम लोग इसको अचीव कर पाए। आइडियली ये तो इनफाइनाइट रहता है बट हम लोग अचीव कर सकते हैं अगर हमने पर्टिकुलर बायसिंग दिया। बायसिंग देना मतलब होता है एक प्रॉपर वोल्टेज या करंट सिग्नल प्रोवाइड करना
उस सर्किट को अंदर, सो दैट वो बायस हो सके एट पर्टिकुलर वोल्टेज को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेरी लो CMRR is not related to the ideal operational amplifier. We'll see the next question, question number 5. When both the junction of a bipolar junction transistor are forward bias, then in which region BJT will operate? अगर हमारे BJT bipolar junction transistors के दोनों भी रीजन अगर हमने फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर लगा दिया, ठीक है, तो उस केस में हमारा BJT कौन सी रीजन में ऑपरेट करेगा? वो ऑपरेट करेगा हमारा सैचुरेशन रीजन में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, दोनों भी फॉरवर्ड बायस है और सैचुरेशन में वो कैसा वर्क करेगा? वो एज अ वर्क करेगा ऑन स्विच, ठीक है। इसके कुछ और एक दो एप्लीकेशन है, जैसे ऑफ स्विच कब रहता है? जब हमारे दोनों भी बायसिंग्स रहते हैं, इमीटर टू बेस और हमारे कलेक्टर टू बेस जो बायसिंग रहती है वो हमारी रिवर्स रहती है। ओके, रिवर्स बायस रहता है तो वो तब जाके ऐसा ऑफ स्विच रहेगा वो, ठीक है। और अगर हमारे एक्टिव एक फॉरवर्ड है और एक रिवर्स है, दैट मीन्स अगर हमारा इमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है एंड जो कलेक्टर बेस जंक्शन है हमारा रिवर्स बायस है, तो उस केस में हमारा एज अ एम्पलीफायर करके वो वर्क करता है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन में डेफिनेटली एग्जाम पूछा जाता है। तीन चीज़ ऑन स्विच करके वो कब रहता है? जब हमारा सैचुरेशन रीजन में रहता है। रिवर्स ब्रेकिंग रीजन में कब रहता है? ठीक है, रिवर्स बायस में कब रहता है? तब जाके वो हमारा एज अ ऑफ स्विच रहता है, जब हमारे इमीटर बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों भी रिवर्स बायस रहते हैं। अगर हमारा इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहता है और कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस रहता है, तो तब वो जाके एज अ एम्पलीफायर करके वर्क करता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। वेल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? व्हाट काइंड ऑफ अ डिवाइस इज अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये किस टाइप का डिवाइस है? नॉन सेमीकंडक्टर, यूनिपोलर सेमीकंडक्टर है, बाइपोलर सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर? तो ध्यान में रखिएगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज अ यूनिपोलर सेमीकंडक्टर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और ये आपको ध्यान में रखना होगा, इसको हम लोग यूनिपोलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इट हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज, दैट मीन्स कंडक्शन जो होता है हमारा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। एक तो एन चैनल फेट में होता है या फिर अगर पी चैनल फेट में होता है। ओके, और ये कौन सा है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस है या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है? तो इसमें आपको ध्यान में रखना होगा, इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सी पॉइंट है ये, इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। और BJT है, ये बाइपोलर सेमीकंडक्टर है और वो करंट कंट्रोल डिवाइस है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। BJT जो है हमारा, ठीक है, इट इज़ अ बाइपोलर, ठीक है, और ये करंट कंट्रोल है। ये दोनों भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विच कैपेसिटर्स आर जनरली यूज्ड? ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स के अंदर हम लोग कौन से कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक, माइका, पेपर बेस्ड या फिर एयर कैपेसिटर्स? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर्स के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी DC स्टेबिलिटी वो काफ़ी अच्छे रहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स के अंदर, इसलिए हम लोग इसको ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? व्हेन अ क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज व्हाट? अगर हम लोग क्रिस्टल डायोड यूज़ करते हैं एज अ रेक्टिफायर, तो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या कंसिडरेशन है? कौन से हमारी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड? तो इसमें हमारी PIV रेटिंग ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। PIV रेटिंग्स का मतलब क्या होता है? पीक इनवर्स वोल्टेज। ये क्या रहता है हमारा? मैक्सिमम वोल्टेज जितना हमारा डायोड रेक्टिफायर ब्लॉक कर सकता है, या फिर अल्टरनेटिवली फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन हम लोग उतना वोल्टेज हम लोग उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, जब हमारा क्रिस्टल डायोड अगर हम यूज़ करते हैं एज अ रेक्टिफायर, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टी रहने हमने कंसिडर करना चाहिए, जो वो है हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग। ये काफ़ी कंसिडरेशन होना चाहिए, ओके, वाइल चूजिंग द क्रिस्टल डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ब्रेकडाउन ऑफ वोल्टेज ऑफ अ जीनर डायोड? ठीक है, जीनर डायोड का जो ब्रेकडाउन होता है उससे रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स है, तो उसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दो। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ध्यान में रखिएगा, आपको ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जीनर ब्रेकडाउन हमारा क्यों ऑकर होता है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, वो हमारे रिवर्स बायस PN जंक्शन के अक्रॉस आती है। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारे रिवर्स बायस जब हम लोग फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसके कारण वो हमारा जीनर ब्रेकडाउन होता है उसमें। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बढ़ावा देती है टनलिंग इफेक्ट को, ठीक है। ये एक टनलिंग इफेक्ट भी रहता है इसमें जीनर ब्रेकडाउन में, ओके। और इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस जंक्शन जो रहते हैं उसके टनलिंग प्रोसेस में चले जाते हैं, ठीक है, बिकॉज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेज द टनलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द जंक्शंस। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ओके, वैसे ही हमारा बैंड गैप जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ओके। और हमें काफ़ी कम एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है टनल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम वैलेंस बैंड, ठीक है, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्टेंस बैंड के लिए जाने के लिए, सो दैट वो कंडक्ट कर सके, ठीक है। तो जो जीनर ब्रेकडाउन होता है, वोल्टेज होता है, वो डिक्रीज होता है एज अ टेम्परेचर इंक्रीज। अगर वो वोल्टेज कम होता है जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ओके। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट मीन्स हम लोग वी कैन कंक्लूड दैट जीनर ब्रेकडाउन इज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन, देखिए मैंने इसका टेबल भी इसके प्रीवियस के सेशंस में दिया है, हमारे जो SSJ के सेशंस है। आप हर सेशन देखा करेगा रिस्पेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी कंसेप्ट रिपीटेडली पूछे जाते हैं वेरियस एग्जामिनेशन में। और मेरा टारगेट यही रहता है कि आपको एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सको जो कि आपकी हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन रहती है उसमें आपको काम में आ सके, ओके। तो ध्यान में रखिएगा, जो फेज डिफरेंस रहता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में वो रहता है हमारा 0 डिग्री। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 180 डिग्री किस में रहता है? कॉमन इमीटर में रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। 180 डिग्री जो फेज शिफ्ट रहता है फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट में, जो फेज डिफरेंस रहता है वो एज इट इज सेम ही रहता है। 0 डिग्री शिफ्ट रहती है कॉमन कलेक्टर में, बट कॉमन इमीटर में इसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट रहता है, ओके। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन अ पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर को हम लोग डिज़ाइन करते वक्त कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन लेते हैं, या फिर कौन सा ऐसा फैक्टर रहता है जिसको हम लोग कंसिडर करके डिज़ाइन करते हैं हमारे सर्किट को? तो वो है हमारा कलेक्टर एफिशिएंसी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। क्योंकि पावर एम्पलीफायर में आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? टू प्रोवाइड मैक्सिमम पावर टू एम्पलीफायर और टू लाउड स्पीकर। हम लोग मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सके लाउड स्पीकर को, ओके। यही हमारा मोटर रहता है उसमें। और उसका जो कलेक्टर एफिशिएंसी है इंपॉर्टेंट हमारा कंसिडरेशन है वाइल डिजाइनिंग द पावर एम्पलीफायर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अर्ली इफेक्ट इन बीजीटी इज रिलेटेड टू। अर्ली इफेक्ट ये बीजीटी में किससे रिलेटेड है? बेस नैरोइंग, एवलांच ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन या फिर थर्मल रनअवे। तो ये रिलेट करता है बेस नैरोइंग को, अर्ली इफेक्ट, ओके। जैसे हमारा रिवर्स बाइसिंग कलेक्टर टू बेस जंक्शन का जो इंक्रीज होता है तो हमारा डिप्लेशन रीजन पेनिट्रेट करता है बेस में, ओके। वो क्या करता है? रिड्यूस करता है इफेक्टिव बेस विड्थ। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी बेस विड्थ कम हो जाती है वैसे हमारा लेस रिकॉम्बिनेशन होता है ऑफ कैरियर्स इन अ बेस रीजन। तो उससे क्या होता है कि कलेक्टर करंट जो है, ठीक है, कलेक्टर करंट हमारा इंक्रीज होता है और हमारा इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं बेस नैरोइंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। आई होप आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा होगा और मेरी स्पीड जो है पढ़ाने की वो आपको कंसिडरेबल होगी। अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स नए होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा, सो दैट आपको हमारे अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे नॉन टेक्निकल चैनल कोचिफाई को भी सब्सक्राइब करें। आपको जैसे हम लोग रिसेंटली महाट्रांसको का एक हम लोग प्लान करके वहाँ पे एक अपलोड कर रहे हैं जहाँ आपको नॉन टेक्निकल रीजनिंग के सेक्शंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जो भी रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस रहते हैं या फिर नॉन टेक्निकल सेशन रिलेटेड टू महाट्रांसको जेन कोर्स हम लोग वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। तो आई होप आपने दोनों भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, द नी वोल्टेज ऑफ अ क्रिस्टल डायोड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू। नी वोल्टेज जो क्रिस्टल डायोड का कितना रहता है? रिवर्स वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ओके। तो ध्यान में रखिएगा जो नी वोल्टेज रहता है क्रिस्टल डायोड का वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू रहता है बैरियर पोटेंशियल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नी वोल्टेज जर्मेनियम के लिए हमारा कितना रहता है? वो रहता है हमारा 0.3 वोल्ट, ठीक है। और सिलिकॉन के लिए रहता है वो हमारा 0.7 वोल्ट,
ओके, नी वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं बाय द वे, वो हम लोग उसको ये कहते हैं द फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द करंट थ्रू द पीएन जंक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली। जब हमारा करंट पीएन जंक्शन के थ्रू इंक्रीज करता है रैपिडली, उसी को हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज। आफ्टर दैट नी वोल्टेज। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, उसी को हम लोग नी वोल्टेज कहते हैं, और जो अप्रोक्सीमेटली रहता है बैरियर पोटेंशियल को। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, विच of the following is a true with respect to Schottky diode? It has a low forward voltage drop। क्या उसका लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप रहता है, लो स्विचिंग एक्शन रहती है, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ दिस? तो ध्यान में रखिएगा, इट हैज़ अ लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू Schottky डायोड। Schottky डायोड का आपको सिंबल भी ध्यान में रखना होगा, एग्जामिनेशन में हमको सिंबल के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आजकल। ये हो गया Schottky डायोड का हमारा सिंबल, यहाँ पे हो गया एनोड और ये हो गया हमारा कैथोड। ओके, ये इंपॉर्टेंट इसका सिंबल है। और ध्यान में रखिएगा, Schottky डायोड क्या है हमारा, कनेक्ट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं एक मेटल टू एन जंक्शन को हम लोग कनेक्ट करके बनाते हैं उसको। ओके, जब हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं जंक्शन का सेमीकंडक्टर और मेटल के साथ में, तब हमारा Schottky डायोड हमारा ये रहता है, फॉर्म होता है, और उसका लो वोल्टेज फॉरवर्ड ड्रॉप रहता है, ये इंपॉर्टेंट उसका फैक्ट है, और नियर जीरो रिवर्स रिकवरी टाइम रहता है। उसीलिए हम लोग उसको फास्ट स्विचिंग सर्किट में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आपको एग्जामिनेशन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसका एप्लीकेशन क्या है, फास्ट स्विचिंग सर्किट्स में हम लोग यूज़ करते हैं इसको, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एज अ हॉट कैरियर डायोड भी हम लोग कहते हैं। इसका दूसरा नाम है हॉट कैरियर डायोड्स। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। उसमें है हमारा लो रिवर्स रिकवरी टाइम, ओके, लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, एंड इसका वोल्टेज ड्रॉप का कितना रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.25 2.4 वोल्ट्स। यह ध्यान में रखिए, इसको क्रॉस चेक करना है आपको एक बार। एंड लो जंक्शन कैपेसिटेंस। ओके, और ये हम लोग एज अ हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं Schottky डायोड को। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और फिगर्स है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, द हॉल वोल्टेज ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिव, द मटेरियल इज। अगर हमारा हॉल वोल्टेज सेमीकंडक्टर का पॉजिटिव है तो मटेरियल हमारा क्या है, मेटल है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, या फिर इधर है। ओके, तो उस केस में हमारा वो रहता है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर हमारा हॉल वोल्टेज सेमीकंडक्टर का पॉजिटिव है तो वो हमारा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हम लोग उसको क्या लेते हैं। और 2-3 चीज़ें आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अगर हमारे पास मेटल है तो उसका हॉल वोल्टेज जो रहता है वो नेगेटिव रहता है। ओके, अगर हमारे पास एन टाइप ऑफ मटेरियल है, ठीक है, तो उसका हॉल वोल्टेज भी नेगेटिव रहता है। बट अगर हमारे पास पी टाइप है तो उस केस में हमारा जो हॉल वोल्टेज रहता है वो रहता है हमारा पॉजिटिव। ध्यान में रखें, यही एक एक्सेप्शन है, बाकी नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए मेंशन किया। द करंट थ्रू द आइडियल पीएन जंक्शन शोन इज फॉलोइंग एज अ सर्किट विल बी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। दैट मीन्स हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। द करंट थ्रू द आइडियल पीएन जंक्शन शोन इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम विल बी। कितना हमारा करंट फ्लो होगा आइडियल पीएन जंक्शन डायोड से। ओके, तो हम लोग इसको काफ़ी सिंपल से एक सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास करंट इसको फाइंड आउट करना होगा तो आप इसकी बैटरी की पोलरिटीज़ देख सकते हो। यहाँ पे प्लस माइनस है और माइनस प्लस है। आपको मैंने काफ़ी बार बताया था, अगर हमारी बैटरी की पोलरिटी कुछ एडिटिव है, दैट मीन्स हमारे पास प्लस माइनस 5 वोल्ट है और यहाँ पे प्लस माइनस 2 वोल्ट है, तो उसका इफेक्टिव वोल्टेज कितना हो जाएगा, आउटपुट सीरीज़ में कनेक्टेड होने के कारण वो हो जाएगा हमारा 7 वोल्ट। ठीक है, और इसके अक्रॉस में कितना रेजिस्टेंस है, वो है 700 ओम्स। तो 7 वोल्ट ओके अपॉन 700 अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास वोल्टेज डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस, तो हमें करंट मिल जाएगा 10 मिली एम्पियर्स करके। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो करंट है हमारा आइडियल पीएन जंक्शन में वो कितना फ्लो होगा, 10 मिली एम्पियर्स का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके,
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्पलीफाइड बाय एम्पलीफायर। इसमें से क्या एम्पलीफाई नहीं होता एम्पलीफायर के अंदर, करंट, रेजिस्टेंस, पावर या फिर वोल्टेज। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें रेजिस्टेंस कैसे एम्पलीफाई होगा, रेजिस्टेंस एम्पलीफाई नहीं होगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट, पावर, वोल्टेज ये भी हमारे एम्पलीफाई होते हैं। कॉमन बेस एम्पलीफायर में वोल्टेज और पावर एम्पलीफाई होता है। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में हमारा करंट एम्पलीफायर होता है, उससे हमारा पावर एम्पलीफाई होता है। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में करंट और वोल्टेज दोनों भी हमारे इंक्रीज होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। द वोल्टेज फॉलोअर इज कॉमनली यूज्ड एज अ रेगुलेटर, स्विच, आइसोलेटर या फिर बोथ। जो हमारा वोल्टेज सर्किट है हम लोग एज अ आइसोलेटर करके भी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वोल्टेज फॉलोअर का एक सर्किट है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट रहता है, ठीक है। अगर हमारे पास आउटपुट हो गया और ये हमारा, ठीक है, वी आउट, ओके। ये अगर हमारा इनपुट है, अगर हमने एज अ इनपुट दिया 10 वोल्ट का, तो हमें आउटपुट भी एज 10 वोल्ट का ही मिलेगा, ठीक है। एज अ आइसोलेटर करके वर्क करेगा, ठीक है। सिस्टम के दो सिस्टम को आइसोलेट करेगा, बट इसका वोल्टेज या फिर जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा। और आपको ध्यान में रखना होगा, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट है ये, ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट है, जिसका आउटपुट है स्ट्रेटवे फॉलो करता है इनपुट वोल्टेज को, ओके। सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारा कोई भी एम्पलीफिकेशन हमें प्रोवाइड कराता नहीं है। और इसका वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, अगर हम लोग वोल्टेज गेन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इसका वोल्टेज गेन हो जाएगा 1। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि कोई भी गेन नहीं हो रहा, सिर्फ हमारा आइसोलेटर सर्किट एज अ सर्किट ये वर्क कर रहा है, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, ओके। और इस सर्किट का इनपुट इम्पीडेंस वो हाई होगा, ओके। और ये आउटपुट में और इनपुट में हमें आइसोलेशन प्रोवाइड कराता है। इसका अगर हम लोग गेन निकालते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, यहाँ पे अगर फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए इज इक्वल्स टू 1 + RF बाय R1। और इस केस में हमारा RF कितना है, वो है हमारा 0। तो ए क्या हो जाएगा, हमारा गेन हो जाएगा 1, ओके। ये इंपॉर्टेंट उसका फैक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ अ कैपेसिटर फिल्टर इन अ रेक्टिफायर सर्किट। कैपेसिटर फिल्टर का ड्रॉबैक क्या है, तो उसका ड्रॉबैक पुअर रेगुलेशन है, काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैपेसिटर फिल्टर में हमारा रेगुलेशन कम रहता है, ओके। और इंडक्टेंस फिल्टर में हमारा हाई रिपल वोल्टेज मिलता है लो लोड करंट के लिए। और एल सेक्शन फिल्टर में हमारे पास रिपल फैक्टर जो इंडिपेंडेंट रहता है लोड करंट के, ओके। और मल्टीपल एल सेक्शन फिल्टर में हमारे पास लेस रिपल रहता है दैन द सिंगल एल सेक्शन फिल्टर। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा फैक्टर्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स कैन बी डिफाइंड एज। अल्फा एंड बीटा को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ट्रांजिस्टर्स के अंदर, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, ओके। बीटा क्या है हमारा, बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करेक्ट। अल्फा क्या है हमारा, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विच इज बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। इसके पहले भी मैंने सेशंस अपलोड किया था एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्विच गियर एंड प्रोटेक्शंस के। अगर आपने नहीं देखी होगी तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। देखिए हमारा 3rd सेशन था। इसके बाद हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट से सेशंस लेने वाले, जैसे कि पावर सिस्टम, उस पर हम लोग नियर अबाउट 50 to 60 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शंस का हमने एक सेशन ले लिया था, उसके ऊपर भी हम लोग सेशंस प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ऊपर, ट्रांसफार्मर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेशंस हम लोग प्रोवाइड करने वाले, सो दैट आपके महाट्रांसको के लिए असिस्टेंट इंजीनियर, ये सेशन आपके महाजन को, ट्रांसको और डिस्कॉम और हर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। जिसमें हम लोग अभी तो जो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो हम लोग अर्ली कवर कर लेंगे। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम लोग कुछ दिनों के बाद हम लोग वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। काफ़ी सारे सेशंस हमारे इन क्यू में है, हम लोग जल्दी से जल्दी आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, उसकी आप चिंता ना करें। देखिए नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ सेंटर ऑफ अ सोलेनॉइड हैविंग अ फाइनाइट लेंथ d इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल्स टू 5 एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर्स। तो इसके हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ओके।
सो आई होप आपको सेशन समझ में आएगा। आपको हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के टेलीग्राम चैनल और Kojify_official के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। इस सेशन को आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करना है, सेशन को लाइक करना है और हमारे नए चैनल Kojify को आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपको नए सेशंस देखने होंगे तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। सो टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।